नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। क्लास 7 का न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण जो चल रहा है उसमें है आपका। आज हम पढ़ेंगे लेसन जो है 14। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेसन 14 में क्या है और क्या मतलब उसका डेफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो लेसन में शुरू करूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के लिए बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको जो भी क्लास जो होगी जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप को कोई भी क्लास मिस ना हो, तो आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, जो भी विद्यार्थी न्यू गुलमोहर से पढ़ते होंगे उनके लिए बोल रही हूँ मैं। तो आप लोग विशेष करके सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा, ठीक है, जिसकी न्यू गुलमोहर बुक होगी। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये है, आज हम बिना देर किए चलेंगे आपका इस लेसन के तरफ। तो आपका है आज क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह एक अव्यय और अविकारी शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है, अव्यय होता है और अविकारी होता है, अर्थात जो मतलब लिंग वचन के आधार से जो परिवर्तित नहीं होते हैं वही जो होते हैं क्या होते हैं, अव्यय होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, कोई भी लिंग आ जाए या जैसे स्त्रीलिंग वाला जो वाक्य है वह मतलब वह बदलता नहीं है और वचन के आधार पे भी नहीं बता, एक वचन का दो इस तरह से नहीं चेंज होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। स्त्रीलिंग में भी वैसे ही रहेगा और पुल्लिंग में भी वैसे ही दिखता है। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं, जो शब्द वाक्य में दिखाई देते हैं वह अव्यय होते हैं, तो अव्यय और अविकारी कहे जाते हैं। तो क्रिया विशेषण हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इसको हम देखिए, अव्यय का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। ठीक है, अव्यय का क्या अर्थ है, अव्यय का अर्थ है, अव्यय जो ये शब्द है इसका अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न हो। खर्च, व्यय मतलब खर्च न हो, कुछ मतलब कहीं ना जाए उसमें से, वहीं का वैसे ही रहे। ठीक है, तो इनको अविकारी भी कहा जाता है। ठीक है, अविकारी भी कहा जाता है क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है। ठीक है, जब वाक्य में ऐसे जो ये अविकारी शब्द लिखे जाते हैं अव्यय, तो क्या होता है, जैसे वाक्य रहता है सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, इनके आने से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये किसी भी वाक्य में जैसे स्त्रीलिंग में भी जैसा लिखा जाएगा वैसे ही पुल्लिंग वाले वाक्य में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। अव्यय यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अव्यय क्या होता है, जो खर्च ना हो, जो जैसे है वैसे ही रहे। ठीक है, उसी को अव्यय या अविकारी कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय की अब हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो अव्यय वे शब्द है जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन पुरुष काल पक्ष वृत्ति वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्या है, अव्यय वे शब्द है जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर, ध्यान रखिएगा, लिंग, ठीक है, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वचन वह एक वचन हो या बहुवचन, क्योंकि हिंदी में क्या है, दो वचन होते हैं हिंदी में, तो एक वचन हो या बहुवचन हो। ठीक है, पुरुष हो, प्रथम पुरुष, पुरुष मतलब क्या, कोई मनुष्य या मेल फीमेल नहीं, पुरुष मतलब कौन सा पुरुष, प्रथम मध्यम और अन्य पुरुष वाला। ठीक है, तो यह पुरुष हो या फिर काल हो। ठीक है, कौन सा काल, मतलब ये घड़ी, मतलब वो नहीं, काल मतलब क्या, वर्तमान भूत और भविष्य वाला। ठीक है, पक्ष हो, वृत्ति हो, वाच्य हो। ठीक है, तो ये जो है क्या है, आदि के प्रभाव से कोई मतलब ये कुछ भी आ जाए वाक्य में, इस वजह से जो है यह शब्द कभी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है, अव्यय, अव्यय। ठीक है, अव्यय की यह डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वाक्य में चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, काल हो, पक्ष हो, वृत्ति हो या फिर वाच्य हो, किसी के वजह से जो है वाक्य में जो अव्यय जो वाले शब्द होंगे वह चेंज नहीं होंगे, जैसे के तैसे ही रहेंगे किसी में भी, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लिखा जाए, पुल्लिंग के साथ लिखा जाए, एक वचन में लिखा जाए, बहुवचन में वाक्य लिखा जाए। ठीक है, इतना अभी बताने के बाद आपको अब मुझे लग रहा है अब समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाह रही हूँ। तो आगे जब हम भेद पढ़ेंगे और जब उसके उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो अव्यय के भेद देखेंगे, अव्यय के भेद। तो अव्यय के भेद
कितने होते हैं देखिए, एक तो क्रिया विशेषण वाले वाक्य, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इतने सारे जो होते हैं शब्द, वह जो होते हैं क्या होते हैं आपके अव्यय होते हैं। कौन सा? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता हो, ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता हो। और संबंध बोधक, ठीक है, जो जोड़ने का कार्य करता है। समुच्चय बोधक, जो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। विस्मय आदि, जिससे हम क्या है चौंकने वाला जो शब्द होता है, सरप्राइज वाले वर्ड्स होते हैं, या फिर मतलब कि दुख वाले वर्ड्स होते हैं, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। और निपात, ठीक है, निपात मतलब कि भी, इस तरह से। तो जो है इस तरह के जो शब्द होंगे वह जो है अव्यय होते हैं, और अव्यय के इतने सारे भेद हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से आप लोग लर्न कीजिएगा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि और निपात, ठीक है, यह लर्न कर लीजिएगा। 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे, लिखेंगे पूरा वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अव्यय के भेद, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अव्यय के भेद में हम जब जाएंगे तो देखिए इसको हम गिन देंगे, पूरा लिख देंगे अव्यय के भेद, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम अव्यय के भेद। ठीक है, अव्यय के भेद लिख करके और इसको हम गिन देंगे। देखिए 1, इसको आधे को नहीं गिनेंगे, पूरे पूरे वाले को गिनेंगे। 2, 3, और इसको भी हम मात्रा अलग से नहीं, 4 और 5, ऐसे हमको गिनना है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि अव्यय के कितने भेद हैं। तो जब भी अव्यय के भेद पूछा जाए तो पूरे पूरे लिखिएगा आप अव्यय के भेद, और उसको गिन दीजिएगा, आपको निकल के आ जाएगा कि कितने हैं। तो 5 है, ठीक है। अब उसका नाम जो है आप लोग लर्न कीजिएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये जो है आपके क्या है, यह अव्यय के भेद है और ये नाम है इनका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अव्यय के भेद तक। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला भेद है अव्यय के, क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब, तो इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब को हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए विशेषण शब्दों के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, विशेषण तो आप पढ़े हैं। आप विशेषण वाला क्लास जा कर के देख लीजिएगा, जो सब्सक्राइब किए होंगे तो विशेषण क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। तो विशेषण क्लास का जो है क्लास जा चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो विशेषण आपने पढ़ा है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। विशेषण सिर्फ क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, ठीक है, तारीफ करता है या बुराई करता है, जो भी है, ठीक है। जैसे बताता है संज्ञा में, संज्ञा मतलब क्या, कोई भी नाम, सर्वनाम मतलब नाम के स्थान पे लिखे जाने वाले नाम सर्वनाम हमारे होते हैं। तो उसकी विशेषता जो बताता है वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। लेकिन क्रिया मतलब चलना, बोलना, खाना, हंसना, रोना, जो भी है हमारा कार्य, ठीक है, उसकी जो विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाता है। इसको आगे देखेंगे उदाहरण में, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, ठीक है, बच्चे क्या करने लगे, जोर से चिल्लाने लगे। अब इसमें देखिए चिल्लाना क्या है, चिल्लाना तो चिल्ला तो रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अब ये बता रहे चिल्लाने की भी विशेषता है कि यह जोर से चिल्ला रहे हैं या धीरे से। तो यह चिल्लाना जो है क्रिया है, और क्रिया की विशेषता है कि वह जोर जोर से हो रही है, ठीक है। चिल्लाने की क्रिया जो है वह जोर से हो रही है। तो यह जोर से जो शब्द है आपका, यह क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है, जोर से। इसी तरह से देखिए दूसरे में, मैं कल आऊँगा, आना है, ठीक है, आना क्रिया है, और यह बता रहा है, आने को बता रहा है कि कल आऊँगा, ठीक है, थोड़ी देर में आऊँगा, अभी आऊँगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो यह जो है क्या है, कल जो शब्द है आपका क्रिया के आगे जो लगा हुआ है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, और यह जो है क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। आप
उधर खड़े हो जाइए, ठीक है। खड़े होना, ठीक है, खड़े होने की विशेषता है कि उधर खड़ा होना है, ठीक है। मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता, ठीक है। खा लिया, ठीक है, कितना खा लिया, बहुत खा लिया। खा लिया, कितना खा लिया, तो बहुत खा लिया। तो बहुत क्या है हमारा, क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया विशेषण। तो इस तरह से आप जो है इन जितने भी आपके दिए हुए हैं सेंटेंसेस, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है क्रिया विशेषण, क्या होता है। तो देखिए, ऊपर के वाक्यों में जोर से, कल, उधर, बहुत शब्द अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण एक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्या कहे जाते हैं, क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। और क्रिया विशेषण के द्वारा ही क्रिया की विशेषता 4 प्रकार की बताई जा रही है, ठीक है। कितनी प्रकार की होती है क्रिया की विशेषता, तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी देखेंगे हम किस तरह से। तो क्रिया किसी प्रकार या किसी तरीके से या किसी रीति से घटित हो रही है, ठीक है, किसी प्रकार या तरीके से या फिर किसी रीति से घटित हो रही है। और क्रिया किस समय घटित हो रही है, क्रिया कहाँ, किस स्थान पर घटित हो रही है, क्रिया किस मात्रा में घटित हो रही है, ठीक है, ठीक है। रीति और समय और स्थान और मात्रा, ठीक है, यह जो है 4 प्रकार है, ठीक है, क्रिया के। देखेंगे आगे चल के हम। तो इन 4 विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, देखिए, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थान और परिमाण, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए, क्रिया विशेषण के भेद हो गए रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। तो अब देखेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका पहला, ठीक है। अब इसका पहला है, क्रिया विशेषण का पहला है रीतिवाचक। तो जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति तरीके से घटित हुई है या हो रही है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से घटित हो रही क्रिया, जिन शब्दों से पता चले वह क्या हो जाएगा आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कैसे या किस प्रकार से उत्तर में जो शब्द मिलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात बताया जा रहा है कि जब क्रिया जो रहेगा वाक्य में, तो क्रिया से जब हम प्रश्न करेंगे कैसे या फिर किस प्रकार, तो उत्तर में जो भी शब्द निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, वह जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि शब्द दिए हुए हैं कुछ यहाँ से, जैसे तेजी से, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप ही, ईमानदारी से, इस तरह से। तो क्या है आपका, ये जैसे शब्द होते हैं आपके कि तेजी से, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप, इस तरह के जो शब्द होते हैं क्या होते हैं, वह जो है रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण में आते हैं, ठीक है। तो उदाहरण देखेंगे किस तरह से वाक्य में वो फिट किए जाएंगे, अर्थात वाक्य में किस तरह से वो आते हैं। तो क्रिया के पहले आएंगे और प्रश्न हमको करके निकालना होगा उससे, क्रिया से, ठीक है। तो देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे कैसे रुक गया, ठीक है, प्रश्न करना था ना हमको। तो कैसे रुक गया, तो अचानक, ठीक है, कैसे रुक गया, तो अचानक रुक गया। तो अचानक हमारा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और उसी तरह से वे बड़े प्यार से गले मिले, ठीक है, वे बड़े प्यार से गले मिले, कैसे मिले, ठीक है, कैसे मिले, किस प्रकार मिले, बड़े प्यार से, किस प्रकार मिले, तो बड़े प्यार से। इस तरह से हम प्रश्न करेंगे जब, तो आएगा हमारा आंसर निकल के। किवाड़ चरचरा कर गिर पड़ा, किस प्रकार, तो चरचरा करके, ठीक है। तो इस तरह से उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया, कैसे, एकाएक, ठीक है। उसने सारे जीवन ईमानदारी से नौकरी की, ठीक है, कैसे, तो ईमानदारी से। तो अचानक, बड़े प्यार से और चरचरा कर, एकाएक, ईमानदारी, इस तरह के जो शब्द जो आए हैं वह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है।
अब देखेंगे आगे दूसरा हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण को हम पढ़ेंगे। तो जिन अव्यय शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई है या हो रही है, वे शब्द कालवाची क्रिया विशेषण कहे जाएंगे। ठीक है, किस समय। ठीक है, तो कालवाची क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कब से उत्तर में कालवाची क्रिया विशेषण प्राप्त होता है, जैसे कि आज, अभी, कल, परसों, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, इस तरह से। तो उसमें क्या करना था, रीतिवाचक में कैसे से और किस प्रकार से ऐसे प्रश्न करना था, और कालवाची में कब प्रश्न करना है क्रिया से। ठीक है, तो कालवाची के हम देखेंगे। हम लोग रोज कार्टून देखते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न करना है, कब देखते हैं। क्रिया हमारा क्या है, देखना। तो देखना से हम प्रश्न करेंगे कि कब देखते हैं, तो रोज। उत्तर में क्या निकल के आया, रोज। उसी तरह से देखिए, पिताजी कल पहुंच रहे हैं। ठीक है, कब पहुंच रहे हैं, पहुंचना क्या है आपका, क्रिया है। कब पहुंच रहे हैं, तो कल। मैं अभी चला जाऊंगा। ठीक है, कब जाऊंगा, अभी। ठीक है, वह 4 बजे आएगी। कब आएगी, तो 4 बजे आएगी। वे हर साल विदेश जाते हैं। ठीक है, कब जाते हैं, तो हर साल। अब देखिए इसमें क्या निकल करके आया है, इन सारों में देखिए, रोज, कल, अभी, 4 बजे, हर साल, ये जो वर्ड्स निकल के आपके आ रहे हैं, यह जो है क्या है, कालवाची, समय का बोध करा रहे हैं। तो यह जो है कालवाची क्रिया विशेषण है। और वैसे भी क्या है, आपको देख के भी पता चल जाएगा, रोज शब्द, कल, अभी, यह जो है समय का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यह जो है कालवाची क्रिया विशेषण में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार और आगे चलेंगे तो देखेंगे हमारा इस स्थानवाची क्रिया विशेषण। तो स्थानवाची क्रिया विशेषण में जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ घटित हुई है या हो रही है, वे शब्द स्थानवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। मतलब कहाँ पे और कब। ठीक है, तो इन शब्दों का पता क्रिया से, कहाँ शब्द से प्रश्न करके किया जा सकता है। कहाँ से, उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वही जो है स्थानवाची क्रिया, जैसे कि इधर, उधर, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास, घर में आदि, इस तरह के जो वर्ड्स जो मिलेंगे आपको, वह क्या होंगे, स्थानवाची होंगे। और कहाँ का प्रश्न करना है, किससे, क्रिया से। ठीक है, तो उदाहरण में देखेंगे तो माँ उस कमरे में बैठी है। बैठना क्रिया है हमारा, कहाँ बैठी है, तो उस कमरे में। ठीक है, इसी तरह से तुम इधर क्यों खड़े हो। ठीक है, खड़ा होना क्रिया है, क्यों खड़े हो, तो कहाँ खड़े हो, तो इधर। आप वहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ, तो वहाँ। ठीक है, कहाँ करना है। ठीक है, तो कहाँ, वहाँ। ठीक है, उसी तरह से वह अभी बाहर गया। कहाँ गया, बाहर। बिल्ली मेज के नीचे है। कहाँ है, नीचे है। अब देखिए यहाँ पे उस कमरे में, इधर, वहाँ, बाहर, मेज के नीचे, ये जो वर्ड्स आए हैं आपके, वह क्या है आपके, वह कैसे वर्ड्स हैं, तो वह जो है आपके स्थानवाची जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्थानवाची। तो वह किसी प्लेस का प्लेस के तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वह जो है स्थानवाची होगा। अब देखिए हमारा लास्ट है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में जो नाप तोल का इकाई बताया। ठीक है, तो जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की परिमाण या क्रिया की मात्रा का पता चलता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इन शब्दों की पहचान के लिए कितना, कितनी शब्दों से क्रिया पर प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, कितना, कितनी के उत्तर में जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक और लगभग, इस तरह के विशेषण में भी इस तरह का आता है परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से क्रिया विशेषण में भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है। और प्रश्न करना होता है क्रिया से हमको, क्या, कितना और कितनी। तो देखिए, तुम बहुत बोलती हो। ठीक है, कितना, तो बहुत। अब थोड़ा पढ़ लो। कितना, थोड़ा। तुम इतना कम क्यों खाती हो। कितना, तो कम। ठीक है, आपका काम लगभग
पूरा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कितना हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। तो यह जो बहुत, थोड़ा, कम, लगभग, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं आपके वाक्य में देखने को मिल रहे हैं आपको, तो वह जो होंगे आपके क्या होंगे, वह जो है आपका क्रिया विशेषण वाले वर्ड्स और परिमाणवाचक, परिमाण का बोध करा रहे हैं, बहुत, थोड़ा, कम, लगभग, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका क्रिया विशेषण वाले जो आपका लेसन है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक भी वर्ड्स मैं छोड़ती नहीं हूँ, एक भी वाक्य नहीं छोड़ती हूँ, हर वाक्य को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप समझ सके, ठीक है। आप बुक को ओपन करके बैठे रहिएगा और देखिएगा, सुनिएगा मुझे और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप बुक खोलेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर आप को समझ में कैसे आएगा। बुक खोल के पढ़िएगा और क्लास को देखते रहिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा तो भी समझे, क्योंकि बुक तो ऑलरेडी इसमें दिखा देती हूँ मैं, तो बुक में से ही डायरेक्ट मैं दिखा के पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने पूरे इस लेसन में क्या पढ़ा है। तो पूरे लेसन में जो है हमने पढ़ा है आपका, देखिए इससे हमको रिवीजन हो जाएगा एक हल्का फुल्का सा। तो इसको हम देखिए पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा अव्यय या अविकारी वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो वह क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय के वर्ग में आने वाले शब्द जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक तथा निपात किसमें आते हैं, अव्यय वर्ग में आने वाले ये शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। और मैंने इसको बता दिया, क्रिया विशेषण को आपको पूरा पढ़ाया ही गया है। संबंध बोधक जो जोड़ने का कार्य करता है, समुच्चय बोधक मतलब जो ग्रुप में और समुच्चय का बोध कराता है, और विस्मय आदि अर्थात जिससे मतलब हम चौंकते हैं, या फिर सरप्राइज मतलब जो सरप्राइजिंग वर्ड्स होते हैं, या फिर जो दुख देने वाले वर्ड्स होते हैं, अचानक हमको पता पड़ता है ओह, इस तरह का जो वर्ड्स निकलते हैं। और उसके पीछे जो चिन्ह लगा रहता है पूर्ण विराम की तरह, और नीचे डॉट लगा रहता है उसमें, ठीक है, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि सूचक के, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये होते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसे कि स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय सूचना देती है वह कालवाचक विशेषण कहलाती है। और दूसरा क्या है, जो क्रिया के घटित होने में रीति की सूचना देती है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में सूचना देती है वह स्थानवाचक। और जो यह क्रिया विशेषण यह सूचना दे कि कितनी मात्रा में घटित हुई है, तो वह क्या हो जाएगी आपकी परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थान और जो है रीति, ये जो है आपके किसके विशेषता हैं, क्रिया विशेषण के, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह लेसन जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है। और आप देखते रहिएगा क्लास और बने रहिएगा हमारे साथ द हिंदी क्लासेस बाय सरोज कुशवाहा। धन्यवाद।